Hey everyone, welcome to a brand new episode of Footy Curious। और आज के इस अमेजिंग एपिसोड में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप फाइनल की और अर्जेंटीना की विन सेलिब्रेट करेंगे उस मैच के बारे में बात करके, और थर्ड प्लेस मैच की भी बात करेंगे जो कि था क्रोएशिया वर्सेस मोरक्को के बीच में। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। So welcome back guys to another episode of Footy Curious. Before we discuss both the matches, थर्ड फोर्थ प्लेस वाला और फाइनल, से पहले हम बता दें कि फुटी क्यूरियस अब एक डेडिकेटेड फुटबॉल चैनल हो गया है। बीइंग क्यूरियस की जगह फुटी क्यूरियस हो गया है और गेम क्यूरियस जो है वो सेपरेट चैनल बन गया है। तो आप दोनों चैनल्स को अलग अलग सब्सक्राइब कर सकते हो और वहां गेमिंग का कंटेंट आएगा और यहाँ पे डेडिकेटेड फुटबॉल का कंटेंट आएगा। तो इस दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करो और फुटबॉल और गेमिंग कंटेंट एंजॉय करो। जहां तक बात रही टेक कंटेंट की, तो टेक कंटेंट अभी हमने बंद कर दिया है और उसको हम बाद में आपके लिए लेके आएंगे। टिल देन आप फुटबॉल और गेम का कंटेंट एंजॉय करो और अलग अलग चैनल पे सब्सक्राइब करो। विद दिस इन्फो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं दोनों मैचेस की। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि मेसी वर्ल्ड कप जीत गया है, अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत गया है, एंड वी हैव टू कांग्रेचुलेट अर्जेंटीना एंड लियो मेसी फॉर दैट। तो गाइस उस मैच की हम बात करेंगे बाद में। पहले हम बात कर लेते हैं थर्ड प्लेस मैच बिटवीन क्रोएशिया एंड मोरक्को। तो फाइनल से पहले जो कि कल हुआ था, थर्ड प्लेस मैच हुआ बिटवीन क्रोएशिया एंड मोरक्को। ये मैच मैंने देखा। इस मैच में मुझे सबसे अच्छा लगा क्रोएशिया का जो बिल्डअप प्ले था। थोड़ा सा क्रोएशिया खुल के खेली, थोड़ा अग्रेसिवली खेली और कुछ प्लेयर के इंट्रोडक्शन जैसे कॉस्टिच को लेके आए, उनकी वजह से उनका गेम थोड़ा सा ओपन और एक्साइटिंग लगा। मोरक्को ने भी दूसरी तरफ से अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि क्रोएशिया ज्यादा इंटरेस्टेड है ये मेडल जीतने में। और वो मोरक्को ने अपनी जान लगा दी और गोल भी किया, लेकिन ओवरऑल एज ए टीम क्रोएशिया ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और थर्ड प्लेस मेडल जीत लिया 2-1 से। ना क्रोएशिया की तरफ से मॉड्रिच तो ऑफ कोर्स हमेशा ही अच्छे फॉर्म में रहे, कॉस्टिच ने भी अच्छा खेला, मोस्ट अदर प्लेयर्स ने अच्छा खेल के अपने अपने कंट्रीब्यूशन किए। ये मैच में थोड़ा सा रिलैक्स होकर खेल रहे थे क्योंकि उनको पता था कि उनका फाइनल में स्पॉट तो चला ही गया है और इस मैच में अगर मिले तो मिले, अदरवाइज नहीं भी मिले, ये सोच के दोनों टीमें इस मैच में आई थी। लेकिन अगर आप मैच देखें तो ऐसा लग रहा था कि क्रोएशिया को ये मेडल वाला जो मैच होता है, थर्ड प्लेस मेडल मिलता है अपेरेंटली, ये थर्ड प्लेस मेडल वाला मैच ज्यादा जीतने की हो रही थी, स्पेशली फॉर मॉड्रिच। क्योंकि मुझे लगता है मॉड्रिच का भी ये लास्ट वर्ल्ड कप है। हम बात कर रहे थे रोनाल्डो की, मेसी की, सबकी, लेकिन मेरे हिसाब से मॉड्रिच भी वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स हैं और उनका भी लास्ट मैच था। आई थिंक क्रोएशिया वर लिटिल बिट मोर मोटिवेटेड टू विन द मैच फॉर मॉड्रिच। मोरक्को ऐसा लग रहा था उन्होंने पूरे सेमीफाइनल में पूरी जी जान लगा दी और इवेंचुअली फ्रांस से हार गए, तो थोड़े से डिजेक्टेड से, थोड़े थोड़े स्लो लग रहे थे। नॉर्मली जैसे वो होते हैं, उनमें एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी नहीं लग रही थी। तो इवेंचुअली मोरक्को हार गया और क्रोएशिया जीत गया। मैं ज्यादा इस मैच के बारे में डिटेल में नहीं बात कर सकता बिकॉज ओनली थिंग दैट आई कैन से इज कि क्रोएशिया वर अ बेटर ऑर्गेनाइज्ड, बेटर टीम जो ज्यादा मोटिवेटेड थी, ज्यादा इंटरेस्टेड थी थर्ड प्लेस लेने में और ये मेडल जीतने में। इसीलिए उन्होंने ओवरऑल गेम को कंट्रोल करके रखा और गेम जीत लिया। तो मैं इसके बारे में इतनी ही बात करूंगा क्योंकि अब हम आते हैं मेन मैच में जो कि था फाइनल ऑफ द कतर वर्ल्ड कप। जैसा कि आप सब जानते हो, इट वॉज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन मेसी एंड एम्बापे, द गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वर्सेस द न्यू गोट जो अभी आगे के 10 साल डोमिनेट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में था, दोनों की टीम्स के बीच में था और ब्राजील के बाद जो दो अच्छी टीम्स लग रही थी वर्ल्ड कप में उनके बीच में था।
तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था ये मैच बिफोर इट स्टार्टेड। थोड़ा बहुत लोगों ने ऐसे प्रिडिक्शन किए थे अपने वीडियोस के लिए, बट सबको लगा था कि इस मैच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो पहले मैच हुआ था इनके बीच में जिसको फ्रांस ने जीता था आई थिंक, उस मैच में भी इतने अच्छे अच्छे गोल हुए थे कि पोंट मतलब पूरे वर्ल्ड कप की हाईलाइट्स ही मिल गई थी उस एक मैच में। तो सबको लगा था कि ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा, टाइट होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्सपेक्टेशन का नहीं जा रहा था कि कौन जीत सकता है। ओवरऑल टेक्निकली अगर देख रहे थे लोग, बात करते थे टेक्निकली फ्रांस ज्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन हंगर अर्जेंटीना में ज्यादा है बिकॉज दे वांट टू विन इट फॉर मेसी। तो इट वाज बेसिकली बिटवीन हंगर एंड टेक्निकल ब्रिलियंस, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। तो ये सब नैरेटिव्स चल रहे थे मैच से पहले। और मैच से पहले जो मेरे को एक चेंज देखने को मिला अर्जेंटीना में, वो था इंक्लूजन ऑफ एंगल डी मरिया फॉर द बिगेस्ट मैच। क्योंकि मैं बता दूं, अगर आप विंगर्स की बात करें तो फ्रांस के पास बेटर विंगर्स हैं विद एम्बापे एंड डेम्बेले। टेक्निकली ज्यादा ब्रिलियंट है वो, और अर्जेंटीना के पास इतने टेक्निकली ब्रिलियंट विंगर्स नहीं है। मैं मेसी को विंगर नहीं काउंट करूंगा, क्योंकि मेसी मोस्टली अल्वारेज का सेकंड स्ट्राइकर की तरह खेलते हैं। तो बेसिकली क्योंकि अर्जेंटीना के पास सॉलिड विंगर्स नहीं थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेफ्ट साइड में एंगल डी मरिया को बुला लिया, जो कि आई थिंक पहले दो मैच के बाद खेले नहीं है। तो उनको बुलाया थोड़ा सा क्लास देने के लिए, थोड़ा सा विगर देने के लिए, और एक बिग मैच प्लेयर को बुला लिया जो एक्सपीरियंस प्लेयर है अलॉन्ग विद मेसी। क्योंकि ऐसा लगता था मैच को देखने से, इस पहले मैचेस को देखने से, कि मेसी ही एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, बाकी सब नए हैं। तो उन्होंने एक एंगल डी मरिया को बुलाया जो कि मेसी के साथ वो एक्सपीरियंस दे पाए। और ये डिसीजन सबसे बढ़िया रहा अर्जेंटीना के लिए इस फाइनल में। कोई नहीं बात कर रहा है इस डिसीजन ने, कितना इस डिसीजन ने ये मैच इंपैक्ट किया है। क्योंकि एंगल डी मरिया लेफ्ट हैंड साइड से जो उन्होंने अटैक करने शुरू किए स्टार्टिंग से ही, उसकी वजह से अर्जेंटीना ने गेम डोमिनेट करना शुरू किया। मिडफील्ड में उन्होंने मैकैलिस्टर, डिपॉल, इन लोगों ने, एंजो फर्नांडिस ने जबरदस्त डोमिनेट करना शुरू किया। बॉल स्नैच कर ली फ्रांस से स्टार्टिंग के मिनट से ही, और मिडफील्ड को डोमिनेट करके एंगल डी मरिया को पहले पास देनी शुरू की। क्योंकि इनिशियली मेसी इधर से अटैक नहीं कर रहा था, मेसी यूजुअली एंगल डी मरिया के पास के बाद ही फॉर्म में आ रहा था। एंगल डी मरिया ने स्टार्ट किए अटैक करने फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और उन्होंने कुंडे को और डेम्बेले को दोनों वो प्रॉब्लम में डाले रखा। कुंडे स्पेशली एंगल डी मरिया से कोप नहीं कर पाए स्टार्टिंग में। उन्होंने अपनी स्किल्स, फ्लिक्स और अपनी जो ट्रिक्स दिखा के एकदम कंफ्यूज कर दिया, और एक थ्रेट पैदा कर दी विंग से जो अर्जेंटीना के पास पहले नहीं थी। तो ये सबसे अच्छा डिसीजन था एंगल डी मरिया को खिलाने का, क्योंकि बिग मैच प्लेयर थे। उन्होंने इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया लेफ्ट में कि उन्हीं के डर की वजह से उन्होंने फ्रांस की जो पूरी बैकलाइन है वो एक तरीके से एंगल डी मरिया की तरफ शिफ्ट हो गई, क्योंकि वो कुंडे उनको अकेले झेल नहीं पा रहे थे। तो दो तीन प्लेयर्स को आना पड़ा उनको झेलने के लिए, और एंगल डी मरिया बार बार ड्रिबलिंग करके वहां से निकाल के क्रॉसेस मारे जा रहे थे। बीच से मैकैलिस्टर भी आके शॉट्स ले रहे थे, और मेसी उस टाइम पे गेम में इतना नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, सडनली इतना अटैक होने लग गया, एक साइड से इतना अटैक होने लग गया कि फ्रांस के पास में बॉल ही नहीं थी, बॉल ही नहीं आई। और फिर सडनली उनका जो अटैक का परसिस्टेंस था, स्पेशली एंगल डी मरिया का, वो काम आ गया। उन्होंने डेम्बेले से कट करके निकाली बॉल, डेम्बेले उनको नहीं झेल पाए। जैसे ही वो ठीक अंदर बढ़े, उसने डेम्बेले ने हल्का सा टच दे दिया, और जैसे ही उसने हल्का पीछे से टच दिया, एंगल डी मरिया गिर गए और उनको पेनल्टी मिल गई। ना कुछ लोग कहेंगे शॉर्ट पेनल्टी थी, नहीं मिलनी चाहिए थी, ये वो सब अभी नैरेटिव्स भी आ रहे हैं सोशल मीडिया में। और वो मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि अगर आप डी में हैं, अगर आपको पीछे से हल्का सा भी टच लग जाए, ये सब जगह देखा है, ये हमने उसमें भी देखा है, प्रीमियर लीग में भी देखा है, और लीग्स में भी देखा है, हल्का सा टच कर दे कोई तो पेनल्टी वो होती है। एज पर द रूल, आपने अगर पीछे से हल्का सा छू दिया और प्लेयर गिर गया तो पेनल्टी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली फ्रांस को अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली, और अनफॉर्चुनेटली फ्रांस के लिए वो जो उनको डर लग रहा था इतने टाइम से अटैक का, वो निकल के आ ही गया सामने। एंगल डी मरिया ने परसिस्टेंस से, अपने अटैक से पेनल्टी अर्जेंटीना को जीत ली। और ये जो टाइम था इंक्लूड करने का एंगल डी मरिया को, वो बेस्ट डिसीजन रहा। पेनल्टी मिली, मेसी ऑफ कोर्स पेनल्टी लेने आया,
और मेसी का कॉन्सेंट्रेशन पेनल्टी पे ही था। जबरदस्त शॉट मार के पेनल्टी करके मेसी का मोमेंट यहां पे मिल गया उनको पहला, और अर्जेंटीना 1-0 से लीड करने लगा। बाय द वे इस टाइम तक एक भी शॉट फ्रांस ने नहीं ली थी, डी के अंदर फ्रांस ने नहीं ली थी, एम्बापे को ढंग से बॉल नहीं मिली थी, और फ्रांस दिख ही नहीं रहा था गेम में। वो पूरा अर्जेंटीना का हाफ था। सेकेंड हाफ में फिर से यही हुआ, जैसे जैसे पहला गोल मिला उससे अर्जेंटीना को और हिम्मत मिली और ताकत मिली। अर्जेंटीना ने फिर अटैक करना शुरू कर दिया गोल के बाद। ऐसा लग रहा था फ्रांस अटैक करने आएगी, लेकिन फ्रांस तब भी आराम से बैठी हुई थी, और फिर अर्जेंटीना ने अटैक किया। अटैक करते करते उन्होंने अपने जगह से एक मूव स्टार्ट किया। यहाँ उनके डिफेंडर ने पास करी, फिर मैकलिस्टर ने पीछे फ्लिक किया मेसी को, मेसी ने फ्लिक किया, फिर एक प्लेयर के पास राइट में बॉल आई, आई थिंक मोलिना था वो, फिर उन्होंने आगे मैकलिस्टर को पिक किया, फिर उन्होंने आगे एंगल डी मरिया को पिक करके जो इतना बढ़िया सेकंड गोल किया, एंगल डी मरिया ने गोल कर दिया भागते भागते, और वो गोल वन ऑफ द बेस्ट टीम गोल्स ऑफ द टूर्नामेंट रहा है हमारे हिसाब से। उसकी भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं बेस्ट गोल रहा है हमारी तरफ से, हमारे हिसाब से इस वर्ल्ड कप का। तो ग्रेट गोल, ब्रिलियंट टीम प्ले, और एंगल डी मेरिया अगेन आफ्टर विनिंग अ पेनल्टी फॉर अर्जेंटीना उन्होंने सेकंड गोल खुद करके ये साबित कर दिया कि वो डिसीजन इतना परफेक्ट था, और वो बिग मैच प्लेयर हैं। ये बहुत फर्क पड़ता है कि मेसी के साथ कोई बिग मैच प्लेयर रहे, और वो इस मैच में एंगल डी मरिया बन के आए। फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, फ्रांस कंप्लीटली डोमिनेट हो गया अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना ने वो मैच को फर्स्ट हाफ को कंप्लीटली डोमिनेट करके रखा, और मैच को अपने हाथ में जब्त करके रखा। ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना आज बिल्कुल ही ये सोच के आया कि आज हारना ही नहीं है, और फ्रांस कहीं गेम में लग ही नहीं रहा था। बाय द वे फर्स्ट हाफ से पहले 2 सरप्राइज सब्स्टिट्यूशन हो गए गेम को चेंज करने के लिए। जैसे ही दूसरा गोल हुआ वैसे ही डिडियर डिशॉम को लगा कि ये डेम्बेले और जिरू कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपेरेंटली कुछ वायरस का चक्कर था फ्रांस कैंप में, कुछ भी जो भी था, उन्होंने सडनली अजीब से 2 सब्स्टिट्यूशन कर दिए, जहां उन्होंने एकदम से जिरू और डेम्बेले को निकाल के उन्होंने 2 सब्स्टिट्यूशन ले आए, थ्योराम और मैं नाम बोल रहा हूं दूसरे प्लेयर का। तो बेसिकली उन्होंने बहुत हेल्प की, उन्होंने बहुत अच्छा खेला बाय द वे, और काफी अच्छा गेम को आगे इंपैक्ट किया बाय द वे। लेकिन फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, दोनों ने वो गेम को अर्जेंटीना ने उस गेम को कंट्रोल करके रखा। उसके बाद जब सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ फिर वही स्टार्ट हो गया कि अर्जेंटीना ने मिडफील्ड डोमिनेट करती रही। अर्जेंटीना गेम में घुसने ही नहीं दे रही थी फ्रांस को। फ्रांस ने एक सब्स्टिट्यूशन और कर दिया, 3 सब्स्टिट्यूशन आ गए नए। धीरे धीरे उन्होंने अर्जेंटीना ने गेम को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, स्वैग दिखाना शुरू कर दिया। उनको 2-3 चांसेस भी मिले जहां वो गेम खत्म कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चांसेस नहीं गए, और फ्रांस गेम में टिका रहा। 78 मिनट में आई थिंक वन ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स गॉट इनटू द डी, किस तरीके से लॉब बॉल आई, और सडनली ऑटोमेटिक से गलती हुई, और उन्होंने हल्का सा टच किया, और मैं बता रहा था वो हल्का टच से उनको पेनल्टी मिल गई। फ्रांस वॉज बैक। 10 मिनट से अभी भी एम्बापे आए, उनको अपना मोमेंट भी चाहिए था, उन्होंने गोल करा, और फ्रांस वॉज बैक। 2-1 में सडनली अर्जेंटीना को थोड़ा टेंशन होने लग गया। अर्जेंटीना फिर से स्टार्ट किया गेम, और फिर से मेसी ने बॉल को आगे ले आने लगे। मेसी से किंग्सली कोमन जो सब्स्टिट्यूट थे, उन्होंने बॉल को लिया और आगे बढ़े, और धीरे धीरे आगे करके बढ़े। एम्बापे के पास है, और उन्होंने जो टेक्निक दिखाई वो अल्टीमेट थी। किलियन एम्बापे ने ऑन द वॉली भी नहीं लिया, सीधा उसको स्मैक कर दिया बॉल को साइड ऑफ द नेटिंग में, और विद इन 90 सेकेंड्स फ्रांस 2-2। अर्जेंटीना पूरे शॉक में चली गई, अर्जेंटीना के प्लेयर शॉक में चले गई, ये क्या हो गया। 90 सेकेंड में गेम कंप्लीटली चेंज हो गया। मैं यहां पे बताऊंगा अर्जेंटीना की गलती क्या थी। ये जो 90 हुआ ये अर्जेंटीना की वजह थोड़ा सा हुआ, क्योंकि जब अर्जेंटीना डोमिनेट कर रहा था, अर्जेंटीना के पास चांसेस थी जो उन्होंने नहीं ली गेम को बरी करने के लिए। वो 3-4-0 से अप हो सकते थे, लेकिन उन्होंने चांसेस नहीं ली और वो अप नहीं हो पाए। पहली गलती। दूसरी गलती, उन्होंने जो गेम मैनेजमेंट जो करते हैं ना, अगर वो अग्रेसिव खेलते तो ज्यादा अच्छा गेम मैनेजमेंट कर रहे थे।
लेकिन वो डिफेंसिव हो गए, वो थोड़े सिट बैक करने लगे, उन्होंने फ्रांस को आने दिया आगे और फ्रांस ने गोल कर दिया। आई थिंक फॉर अर्जेंटीना इट वुड हैव बीन बेस्ट कि वो अटैक करते रहते, बॉल को अपने कंट्रोल में रखते और वो उनके लिए सबसे बढ़िया होता। उन्होंने काफी टाइम तक ये किया, लेकिन जहां उन्होंने छोड़ा वहीं पर ही फ्रांस ने गोल कर दिया। तो डिफेंसिव माइंडसेट और अपनी चांसेस को मिस करने की वजह से अब फ्रांस ने 2-2 बराबर कर दिया। लास्ट मोमेंट पे एक आध बहुत जबरदस्त चांस फ्रांस को मिले जो उन्होंने मिस किए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना डीमोटिवेट हो गया है और मेसी के हाथ से फिर वर्ल्ड कप चला जाएगा, और फ्रांस उस समय अग्रेसिव मूड में सडनली आ गया और उनको लगा कि वो मैच जीत सकता है। लेकिन फ्रांस ने भी अपने कुछ चांसेस मिस किए। इवेंचुअली मैच 2-2 पे एंड हुआ और एक्स्ट्रा टाइम आया ना। एक्स्ट्रा टाइम जब आया तो फिर ऐसा लगा कि मोमेंटम फ्रांस के साथ है। फ्रांस ने एक्स्ट्रा टाइम में अच्छी शुरुआत की, अर्जेंटीना ने भी एक दो अटैक्स किए, फ्रांस को चांसेस मिले, एम्बापे को भी चांस मिला, लेकिन वो आगे नहीं कर पाए, कन्वर्ट नहीं कर पाया उसको। उसके बाद सडनली एक टीम 1-2 पास वाला मूव हुआ और सडनली मेसी की वजह से ये गोल अर्जेंटीना को मिल गया सेकेंड हाफ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम में। आप सोचो 109 मिनट में 3-2 से अर्जेंटीना अप हो गई और फ्रांस पूरा डिजेक्टेड हो गया। अब ऐसा लगा कि अब तो अर्जेंटीना ले जाएगी गेम, लेकिन उसके बाद फ्रांस ने फिर वही कर दिया जो उसने नॉर्मल टाइम में किया था। किक मारी एम्बापे ने आई थिंक। उसके बाद क्या हुआ, पेरेडेस का हाथ आगे था, उन्होंने हाथ लटका रखा था हवा में और वो उस पर लगी और उन्हें पेनल्टी मिल गई। नाउ ये वाली पेनल्टी थोड़ी कंटेस्टेड है, मेरे हिसाब से ये पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पेरेडेस जबरदस्ती हाथ नहीं लगाया, वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे अपने आप को और उनका हाथ आगे हवा में आया और बॉल लगी उस पर और पेनल्टी मिली। ये पेनल्टी मेरे हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऑफिशियल ने पेनल्टी दी और एम्बापे ने फिर से पेनल्टी स्कोर की और 3-3 कर दिया। अब ऐसा लग रहा था कि मैच 3-3 हो चुका है, गेम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और अब ये पेनल्टीज पे जाएगा फाइनल। तो वही हुआ, मैच गया पेनल्टीज पे। सबसे पहले एम्बापे आए पेनल्टी लेने में और उन्होंने सबसे पहले गोल कर दिया। उसके बाद मेसी आया, मेसी ने भी गोल कर दिया। अब थी दूसरे लोगों पे बात, लेकिन यहां पे मुझे ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि फ्रांस अपने सारे सब्स्टिट्यूशन लेकर थे और उन्होंने अपने सारे मेन प्लेयर्स को हटा दिया था सब्स्टिट्यूशन से, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर पेनल्टी तक जाएगा तो अर्जेंटीना के पास एडवांटेज होगा। और वही देखने को मिला पेनल्टी में, क्योंकि अर्जेंटीना की तरफ से सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स पेनल्टी लेने आए और फ्रांस की वजह से सारे यंगस्टर्स पेनल्टी लेने गए आफ्टर एम्बापे। तो जैसे ही अगले यंगस्टर आए उन्होंने मिस किया और एमी मार्टिनेज ने जो अपना पेनल्टी वाला रिकॉर्ड है उसको बरकरार रखा। वो बहुत अच्छे कीपर हैं पेनल्टी सेव करने में और इस टाइप के मामलों को झेलने में। उन्होंने पहले भी एक बार किया हुआ है, दोबारा किया और सेकंड पेनल्टी रोक दी। फिर उसके बाद अर्जेंटीना ने पेनल्टी ले ली, डिबाला पेनल्टी के लिए आए। कैन यू इमेजिन अ प्लेयर लाइक डिबाला कमिंग जस्ट टू टेक पेनल्टीज। डिबाला ने पेनल्टी ली, स्कोर किया और अर्जेंटीना अप हो गया। उसके बाद चोमेनी आए, अगेन एक यंगस्टर, और उन्होंने पेनल्टी मिस कर दी। जहां दो पेनल्टी मिस हुई वहां पे अब समझ में आने लगा कि अर्जेंटीना को ये मैच रोकने से कोई नहीं जीत सकता। फिर अगले प्लेयर आए फ्रांस के, उन्होंने करा गोल। उसके बाद लास्ट में जो लास्ट पेनल्टी थी वो वेट करा आराम से, लास्ट के प्लेयर्स ने ली और गोल करके मैच को जिता दिया। फाइनली अर्जेंटीना जीत गया और मेसी को वर्ल्ड कप मिल गया। दिस इज अ फैंटास्टिक स्टोरी फॉर द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम. Now, according to me, see, I am not a fan of Messi or Ronaldo per se. I love their football, the way they play, and for me, they were the two best players of my generation, of our generation. I am a fan, I am an old school fan, I am a fan of Ronaldinho. तो अगर आप मेरे से पूछें, क्योंकि मैं मेसी और रोनाल्डो के फैन बेस का मेंबर नहीं हूं, तो मेरे हिसाब से टेक्निकल ब्रिलियंस के लिए आई विल हैव टू गिव इट टू मेसी। और दो रोनाल्डो ब्रिलियंट है टेक्निकली और रोनाल्डो खुद भी बहुत अच्छा खेलते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे गोल स्कोरर है। आई थिंक सिर्फ गोल स्कोरर होना जरूरी नहीं होता फुटबॉल में, फुटबॉल में और चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। और गोल स्कोरर के अलावा आई थिंक मेसी इज बेटर इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो मेसी को वर्ल्ड कप मिल गया, ही इज द गोट फॉर नाउ।
देखते हैं बापे क्या करते हैं, हालैंड क्या करते हैं अगले 10 साल में। लेकिन फॉर नाउ मेसी इज द गोट एंड ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और जो एक ट्रॉफी उनके पास नहीं थी वो उनको मिल गई। सो कंग्रेचुलेशन टू अर्जेंटीना एंड मेसी एज दे विन द वर्ल्ड कप। ये थी गाइस वर्ल्ड कप की स्टोरी। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी थी, बहुत ही बढ़िया फाइनल देखने को मिला, वन ऑफ द बेस्ट फाइनल्स देखने को मिला। सब लोगों ने एंजॉय किया, मैंने एंजॉय किया, होपफुली आपने भी एंजॉय किया होगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर अर्जेंटीना टीम एंड मेसी। और फाइनली उनका सपना भी पूरा हो गया। 2014 में जो मिस आउट हो गया था वो सपना पूरा हो गया। एंड वी एज अ न्यूट्रल फैन, एज अ फैन ऑफ फुटबॉल, आई हैव टू से now Messi is the greatest of all time. मैं कंपेयर नहीं कर रहा, रोनाल्डो वॉज वन ऑफ द बेस्ट गोल स्कोरर्स ऑफ ऑल टाइम, बट ओवरऑल अगर आप हर चीज देखो, ड्रिबलिंग, टैकलिंग, जस्ट फ्लेयर, इम्पैक्ट ऑन गेम, जस्ट शेयर टैलेंट वाइज, मेसी इज द ग्रेटेस्ट। सो ये थी गाइस अर्जेंटीना और वर्ल्ड कप की बात। तो ये वीडियो में यही एंड करने वाला था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन चलो मैं आपको एक काम करता हूं, एंड करने से पहले मैं अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट आपको बता देता हूं और ये बता देता हूं कि बेस्ट प्लेयर्स कौन से रहे हैं मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप में, एवरी पोजीशन के हिसाब से। तो ये डिस्कस कर लेते हैं और आपको थोड़ा टीम ऑफ द वीक मैं आप बता देता हूं। ये एक तरीके से एडिशनल कंटेंट है, एडिशनल वीडियो है, इसको भी मैं इस वर्ल्ड कप, इसके बाद हम बात करेंगे अब अगले वीडियो से दोबारा से क्लब फुटबॉल में वापस आ जाएंगे और अब बात करेंगे क्लब फुटबॉल की। तो अपनी फेवरेट प्लेयर्स हर पोजीशन में मैं आपको बता देता हूँ, अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट आप मेरी यहाँ पे राइट में देख सकते हो। तो सबसे पहले गोलकीपर एमिलियो मार्टिनेज ऑफ अर्जेंटीना, बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट। द वे ही हैंडल्ड penalty shootouts, everything, the way he managed, the way he showed passion, the way he controlled the game from behind. I think Emilio Martinez is one of probably the best goalkeeper in this tournament. गोलकीपर के बाद हम आते हैं राइट बैक पे, ठीक है। मेरे फेवरेट राइट बैक रहे हैं इस टूर्नामेंट में नेहुल मोलिना ऑफ अर्जेंटीना। अगेन बहुत लोगों को अशरफ हकीमी उनके हिसाब से बेस्ट राइट बैक रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट राइट बैक रहे हैं नेहुल मोलिना। उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेम प्ले दिखाया है एंड ही हैज टेकन द गेम फ्रॉम द स्क्रफ एंड विन, एज हैज won a lot of matches for his team. The way he has played in this tournament is superb. और जहां तक मेरे को लगता है he has been overall talent wise अशरफ हकीमी is better, but नेहुल मोलिना वर्ल्ड कप में किया है अर्जेंटीना के, दैट इज कमेंडेबल। सो राइट बैक, माय फेवरेट राइट बैक इज नेहुल मोलिना। अब बात करते हैं दो सेंटर बैक्स की। तो पहले मेरे फेवरेट सेंटर बैक्स रहे हैं साइज ऑफ मोरक्को, रोमेन साइज, मोरक्को के अमेजिंग सेंटर बैक, बहुत मेहनत करी है, लीडर की तरह उन्होंने बैकलाइन को एक सपोर्ट दिया है। और द वे ही हैज शोन डेडिकेशन, द वे ही हैज शोन डेडिकेशन टुवर्ड्स मोरक्को, द टीम is commendable. Romain Saiz was one of the best centre backs in this tournament, and he has been my centre back of the tournament, along with the other guy I want to talk about. तो मैं राइट साइड सेंटर बैक की बात कर रहा हूँ, अब बात करते हैं लेफ्ट साइड सेंटर बैक की, जॉस्को गॉर्डियोल। जॉस्को गॉर्डियोल हैज बीन अ मॉन्स्टर एट द बैक। ऑल्दो मेसी से बीट हुए थे, लेकिन उनमें है टैलेंट, उनमें है एनर्जी, उनमें है पावर, उनमें है ड्राइव टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स। तो जॉस्को गॉर्डियोल लेफ्ट साइड सेंटर बैक में जो उन्होंने डोमिनेंस दिखाई है, दैट हैज बीन कमेंडेबल। सब जानते थे जॉस्को गॉर्डियोल में टैलेंट है, ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट। उन्होंने इस टूर्नामेंट में दिखा दिया कि ही इज अ मॉन्स्टर एट द बैक। तो जॉस्को गॉर्डियोल इज प्रॉब्ली द लेफ्ट हैंडेड सेंटर बैक द टूर्नामेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेफ्ट बैक की। लेफ्ट बैक में मेरे हिसाब से ज्यादा एक्साइटिंग या एंटरटेनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक जिस लेफ्ट बैक ने सबसे अच्छा टूर्नामेंट को मैनेज किया है
वो रहे हैं थियो हर्नांडेज ऑफ फ्रांस। थियो हर्नांडेज मेन लेफ्ट बैक नहीं थे फ्रांस के, लूका उनके भाई थे, लेकिन क्योंकि उनको इंजरी हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए थियो ने आके वो संभाला और अच्छा संभाल लिया। ओवरऑल मुझे लेफ्ट बैक में इतने एक्साइटिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने अच्छा संभाल लिया। इसमें तगलाफी को भी कह सकते हो, उन्होंने भी अच्छा किया अपने हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से थियो हर्नांडेज ओवरऑल एक स्टेबल और अच्छे सेंटर बैक निकल के आए। ओ सॉरी, अच्छे लेफ्ट बैक इस टूर्नामेंट में निकल के आए। अब ये थी बैकलाइन, गोलकीपर। अब बात करते हैं मिडफील्ड। तो मिडफील्ड में अगर हम तीन लेके चलते हैं तो तीन मिडफील्डर्स जो मेरे रहे हैं वो रहे हैं सीडीएम में या डिफेंसिव मिडफील्डर में अमराबात, ठीक है, ऑफ मोरक्को। ब्रिलियंट प्लेयर, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनकी वैल्यू बहुत बड़ी है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मिडफील्डर्स in the tournament. Amrabat has been one of the best midfielders in this tournament. The way he has handled the ball, the way he has driven Morocco forward, उनका जो टेक्निक है, स्टाइल है, ड्राइव है, the way he carries the ball, जो वो आगे बढ़ते हैं, जैसे वो कंट्रोल करते हैं गेम को बैक से, वो कमेंडेबल है और आने वाले टाइम में वो एक बहुत अच्छी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो अमराबाद हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। एंड जो दो उनके साथ हैं वो हैं लुकास पकेटा ऑफ ब्राजील एंड मॉड्रिच ऑफ क्रोएशिया। लुका मॉड्रिच को सब जानते हैं। ओवरऑल at 37 years of age, the way he has controlled the midfield Croatia की and the way he has managed in the World Cup has been commendable. Last World Cup भी उनके लिए बहुत बढ़िया गया था. He was probably the player of the tournament, barring Eden Hazard. लेकिन जो इस टूर्नामेंट में उन्होंने दिखाया है इस एज में, he is still one of the best midfielders around. और मिडफील्ड में बहुत कंटेस्टेंट हैं, बहुत सारे लोग कुछ और बोलेंगे, नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं ग्रीजमैन को बोलेंगे, बट मेरे को पर्सनली ग्रीजमैन का इम्पैक्ट सिर्फ 2 मैचेस में दिखा. मुझे ग्रीजमैन का इम्पैक्ट और ज्यादा नहीं दिखा. ओवरऑल आई थिंक मॉड्रिच वाज बेटर. एंड अगर मॉड्रिच अगर क्रोएशिया फाइनल में चली जाती इस तरीके से, तो मॉड्रिच को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती बाकी लोगों से. लेकिन मेरे हिसाब से मॉड्रिच हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द टूर्नामेंट. मॉड्रिच के साथ लुकास पकेटा. ना लुकास पकेटा एक बहुत ही अच्छी चॉइस है. मैं बता दूं, जब तक ब्राजील थी टूर्नामेंट, जब तक वो खेल रही थी, द वे ही इंपैक्टेड इन द मिडल, ठीक है, विच अलाउड विनी जूनियर, ठीक है, नेमार एंड रफीनिया टू प्ले देयर गेम वॉज कमेंडेबल. अगर आप देखोगे बहुत सारे मैचेस में उनकी बहुत ज्यादा डेडिकेशन थी. ब्राजील वॉज वन ऑफ द फेवरेट्स, और अगर ब्राजील आगे जाती वर्ल्ड कप में तो आई थिंक उनका इंपैक्ट और भी ज्यादा रहता और वो और भी ज्यादा लोगों की नजर में रहते. लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने ब्राजील के मैचेस देखे थे, उसमें लुकास पकेटा फ्रॉम द मिडल कंट्रोल्ड द गेम लाइक क्रेजी. उनमें इतना टैलेंट है, मुझे नहीं पता था, और इस वर्ल्ड कप में मैंने एक्चुअली देखा कि उनमें कितना टैलेंट है और कितना वो गेम को कंट्रोल कर सकते हैं. He was probably the starting midfielder in most Brazil matches, and the way he has linked up the defense and attack has been one of the best. वो one of the most underrated player रहे इस टूर्नामेंट में, क्योंकि ब्राजील पहले ही बाहर हो गई. अगर ब्राजील आगे तक जाती सेमीफाइनल फाइनल तक, तो पकेटा का नाम ज्यादा आ रहा होता, and we would have seen पकेटा influence the big matches as well. तो ओवरऑल मेरे हिसाब से पकेटा वॉज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन दिस टूर्नामेंट. जबकि और भी लोग रहे हैं, सब लोग अपने अपने चॉइसेस बोलेंगे, बट मेरे हिसाब से पकेटा वॉज वन ऑफ द बेस्ट अलॉन्ग विद मॉड्रिच एंड अमराबाद. दिस वॉज माय फेवरेट मिडफील्डर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 3 अटैकर्स. लेफ्ट में ऑफ कोर्स आई हैव टू टॉक अबाउट एम्बापे. द वे ही हैज इंपैक्टेड दिस वर्ल्ड कप एट क्रूशियल मोमेंट्स. सारे मैचेस में अच्छा नहीं खेला उन्होंने, बट क्रूशियल मैचेस में जो उन्होंने अच्छा खेला है, दैट हैज बीन ब्रिलियंट. एम्बापे के साथ मैं लेफ्ट में एक और बंदे को रखना चाहूंगा, विनी जूनियर. जब तक ब्राजील थी इस टूर्नामेंट में, विनी जूनियर फ्रॉम द लेफ्ट वो डेडली. जैसे वो अटैक कर रहे थे, जैसे वो प्लेयर्स को डरा रहे थे, उनमें भी एम्बापे वाली पेस है, स्किल है. जैसे वो आगे बढ़ के अटैक कर रहे थे, आई थिंक Vinny Jr. was also one of the best left
wingers in the tournament along with Mbappe. ओवरऑल अगर आप दोनों में बात करें तो आई वुड गिव अ स्लाइट एज टू विनी. अगेन ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन है एम्बापे, क्योंकि लास्ट तक गया, उसने फाइनल को भी इम्पैक्ट किया, इसलिए सब लोग एम्बापे बोलेंगे. मेरे हिसाब से क्योंकि ब्राजील पहले ही आउट हो गई, इसलिए विनी जूनियर का इम्पैक्ट पता नहीं चला. अगर ब्राजील एंड तक जाती, जो कि वो जा सकती थी बिकॉज दे वर वन ऑफ द फेवरेट्स, दे वर द फेवरेट्स टू विन द टूर्नामेंट, तो विनी जूनियर का इम्पैक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलता. बट मेरे हिसाब से टिल द टाइम ब्राजील वाज देयर, विनी जूनियर हैड अ बेटर वर्ल्ड कप देन एम्बापे. और लेफ्ट में हो गए विनी जूनियर. मेरे हिसाब से दोनों में से चूज करूं तो राइट में अगर मैं बात करूं तो आई वांट टॉक अबाउट हकीम जिएक. हकीम जिएक जो सडनली इस टूर्नामेंट में फॉर्म में आए, was one of the surprise of the tournament. The way he handled Morocco's attack, the way he attacked, the way he dribbled, the way he created problems for the opposition, I have to say Hakim Ziyech was one of the players, attacking players of the tournament. उन्होंने जब भी हकीम जिएक के बाद बॉल आती थी, वो उनसे प्लेयर्स सारे डर जाते थे, क्योंकि उनके पास भी स्किल है प्लेयर्स को बीट करने के लिए. प्लस उनके पास बहुत अच्छी डिलीवरी भी है बॉल की, क्रॉस की, जो आपको मैच जिता सकती है. तो हकीम जिएक was my right wing, best right wing player of the tournament. तो राइट हैंड साइड पे हकीम जिएक was simply the best. अब बात करते हैं स्ट्राइकर. तो although Messi is not a striker, but Messi most of the tournament central areas में खेले हैं, and I'll consider him the striker and tell you that he has been the best center forward. Let's not say striker, let's say center forward. Center forward बोल देते हैं उनको, स्ट्राइकर नहीं बोलते. स्ट्राइकर के हिसाब से वो बेस्ट स्ट्राइकर सेंटर फॉरवर्ड रहे हैं इस टूर्नामेंट के. उनके गोल्स, उनकी प्रेजेंस, उनकी स्किल्स, उनकी बिग मोमेंट्स में कामनेस, सब कुछ अर्जेंटीना के लिए काम आई है. आपने देखा होगा वो ज्यादा भागते नहीं है पूरे गेम में, लेकिन जब जब उनको मौके मिलते हैं वो वहां से अटैक करने की कोशिश करते हैं अपनी एनर्जी प्रिजर्व करके. रनिंग की बाकी लोगों ने, लेकिन गोल किए, फ्लेयर दिखाया मेसी ने. द वे ही कंट्रोल जॉस्को ग्राडियोल, उनको कैसे उन्होंने कंट्रोल गोल किए, इतने अच्छे अच्छे गोल उन्होंने मारे, दूर से शॉट्स मारी, वॉलीज मारी, ड्रिबल्स किए, पेनल्टीज ली. हर चीज में ये वर्ल्ड कप मेसी को बिलोंग करता था. अब मेसी वन ऑफ द बेस्ट सेंटर, प्रॉब्ली द बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड इस टूर्नामेंट के निकल के आए हैं. तो गाइस ये थी हमारी टीम. आप देख सकते हो, आप शायद आर्ग्यू नहीं करोगे, एक दो प्लेयर से आप आर्ग्यू कर सकते हो, कोई बात नहीं. आपकी फेवरेट टीम क्या रही है वो आप हमें कमेंट से बताओ, एंड लेट अस नो हाउ यू आर लाइकिंग द वीडियोस. अब आने वाले टाइम में हम लोग क्लब पे दोबारा आ जाएंगे, क्लब फुटबॉल पे ट्रांसफर्स आने वाले हैं, उनकी बात करेंगे, टीम्स की बात करेंगे, एंड वी विल बी बैक डूइंग आवर नॉर्मल वीडियोस. तो गाइस ये था फाइनल वीडियो ऑफ द वर्ल्ड कप कवरेज. See you with the club videos. Till then, it's goodbye from my side. Bye-bye.